नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एडवांस क्लासेस के इस मंच पर। तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन। आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी, इसमें कोई बिगड़ नहीं आया होगा और आपकी और हमारी जंग जारी है कोरोना से। और यहाँ पर भी हम उसी जंग को जीतने के लिए और आपकी जंग में थोड़ा सा साथ देने के लिए मील का थोड़ा सा पत्थर या थोड़ा सा मतलब आपकी जंग में आपके हिस्से में थोड़ा सी हमारे तरफ से भी योगदान रहेगा, तो उसी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश सत्ता की भारत में स्थापना। और ब्रिटिश सत्ता की भारत में स्थापना के तहत आपको मैंने अंतिम टॉपिक पढ़ाया था, आई थिंक प्लासी का युद्ध। आपने देखा था कि 23 जून 1757 ईस्वी को ये युद्ध होता है जिसे हम प्लासी के युद्ध से जानते हैं। वास्तव में युद्ध वास्तव में लड़ा ही नहीं गया था, क्योंकि ये एक समझौता था। एक समझौता इस प्रकार से था कि बंगाल के कुछ धनी व्यक्तियों के द्वारा या बंगाल के कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा नवाब को बेच दिया गया अंग्रेजों के हाथों। उस नवाब को तो ये पता ही नहीं था कि ये व्यक्ति मेरी सेना में खड़े हुए हैं, ये व्यक्ति मेरे साथ में खड़े हुए हैं, असल में ये मेरे साथ में है भी नहीं। विचित्र कंडीशन उसके सामने जब आ जाती है कि उसके सेनापति मीर जाफर के द्वारा उससे कहा जाता है, अरे भाई साहब आप तो घर चले जाइए, हम जीतेंगे ही जीतेंगे। जैसे ही नवाब घर पहुंचता है, यानी मुर्शिदाबाद जहां पर पहुंचते हैं, और पहुंचते ही मीर जाफर के पुत्र मीरन ने पहला काम करवाया और नवाब की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। होना वही था जो होनी में लिखा था। आगे जाकर अंग्रेजों ने इस प्लासी के युद्ध को जीत लिया। अब अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बनने का सपना, कठपुतली जो नवाब बनाने का वो सपना देख रहे थे, वो उनका पूरा होता है। बंगाल में यहां से अंग्रेजों की सत्ता स्टार्ट होती है। देखना, बंगाल में यहां से सिर्फ एक तरीके से अस्थायी सत्ता है। स्थायी सत्ता बंगाल में या फिर भारत में जो जमा होती है वो बक्सर के युद्ध से होगी, जो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया। यहां तक की बातें हम कर चुके थे। मैंने आपको कहा था कि षड्यंत्रकारी को प्रॉमिस दिया गया था कि कुछ ना कुछ उनको दिया जाएगा। पहला जो षड्यंत्रकारी है उसका नाम है मीर जाफर। मीर जाफर जो शुजा सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसने इस वचन पर साथ दिया था कि मुझे बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, और भाई साहब यही रहा कि इसे बंगाल का नवाब बनाएगा। जैसे ही ये बंगाल का नवाब बनता है तो सिराजुद्दौला से मीर जाफर से पूछा जाता है कि ठीक है, आपको हम बंगाल का नवाब बनाते हैं, लेकिन नवाब की गद्दी पर बैठते ही हमें क्या दोगे, क्योंकि ये तो लालची थे अंग्रेज। बोले कि आपको क्या चाहिए, कि हमें बंगाल के 24 परगने चाहिए, 24 गांवों का क्षेत्र चाहिए। मीर जाफर के आपके वजह से मैं नवाब बना हूं, ले लो, आपने कोई दिक्कत को नहीं, आप ले लो। फिर क्लाइव बोलता है कि चलो ठीक है, मेरे लिए क्या दोगे, कंपनी के लिए तो आपने 24 परगने दे दिए, मेरे लिए क्या दोगे। बोले कि आपको क्या चाहिए, कि मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूं। और उसको क्या दे दिए जाते हैं, क्लाइव को, क्लाइव मतलब अंग्रेजी सेना को 50 लाख रुपए दे दिए। क्लाइव को 2 लाख रुपए 34,000 रुपए दे दिए गए, 2 लाख और 34,000 रुपए। इस प्रकार से नया नवाब जो बनता है, उस नवाब का नाम आया मीर जाफर। लेकिन कभी कभी प्लासी के युद्ध से कुछ क्वेश्चंस, कुछ कोटेशंस आपको दे दिए जाते हैं, वहां से पूछा जाता है। जैसे एक व्यक्ति आते हैं यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार ने कहा है कि प्लासी के युद्ध ने मध्यकाल का अंत कर दिया और आधुनिक युग के सूरज का उदय किया। यदुनाथ सरकार ने कहा है कि प्लासी के युद्ध ने मध्यकाल का अंत कर दिया और आधुनिक युग की क्या हुई, शुरुआत होती है। हम ऐसे ही जानते हैं 1757 में अंग्रेजों का अब धीरे धीरे बंगाल पर अधिकार हुआ है, आगे जाकर वो भारत पर अधिकार कर लेंगे, यानी मध्यकाल अंत हो गया। अब शुरुआत किसकी होती है, आधुनिक युग की। तो ये कहने का कथन किसका है, यदुनाथ सरकार। एक और बंगाली कवि आते हैं जिनका नाम है नवीन चंद्र सेन। ये पहले पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नवीन चंद्र सेन ने कहा है कि प्लासी के युद्ध का परिणाम, प्लासी के युद्ध का परिणाम एक स्थायी दुख भरी रात है। प्लासी के युद्ध का परिणाम एक स्थायी दुख भरी रात है, क्योंकि वो रात का कभी अंत ही नहीं हुआ। ऐसा परिणाम रहा कि वो दुख भरी रात ही रही है, क्योंकि इसके साथ जो भारत गौरवशाली इतिहास था वो अब
धीरे धीरे अंग्रेजों की गोद में चला गया। यहां से अंग्रेजों ने अपना पंजा, अपना शिकंजा कसना स्टार्ट किया और धीरे 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 पूरे भारत को अपने शिकंजे में कस लिया। ऐसी विचित्र घटना यहाँ पर घटी। तो नवीन चंद्र सेन ने कहा है कि ये तो एक स्थायी दुख भरी रात है। अरे रात तो एक समय कट जाएगी, लेकिन ये तो स्थायी है। जब भी हमें ये चीज याद आएगी, हमें प्लासी का युद्ध जरूर याद आएगा। तो ये दो कोटेशन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोनों कोटेशन को मैं आपके सामने लिख देता हूं। कोटेशन क्या थे, प्रमुख कथन क्या थे? कथन पहला था नवीन चंद्र सेन का। नवीन चंद्र सेन एक बंगाली कवि हैं। बंगाली कवि, इन्होंने कहा है कि प्लासी के युद्ध का परिणाम, प्लासी के युद्ध का परिणाम एक स्थायी दुख भरी रात है। एक स्थायी दुख भरी रात है। किसने कहा है? नवीन चंद्र सेन ने कहा है कि भाई साहब प्लासी का युद्ध एक स्थायी दुख भरी रात है। देखो नेक्स्ट कथन देखो, मित्रों एक व्यक्ति आते हैं यदुनाथ सरकार, और यदुनाथ सरकार ने भी बड़ा प्यारा कोटेशन कहा है। अरे मध्यकाल का अंत हो गया और एक नए सूरज का उदय हुआ, जिसे हम आधुनिक के नाम से जानते हैं, यानी प्लासी के युद्ध से, प्लासी के युद्ध से मध्यकाल का अंत हुआ। मध्यकाल का अंत तथा आधुनिक युग का उदय हुआ। तो दो कोटेशन आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। ये पीसीएस से पूछा जा चुका है, यदुनाथ सरकार का तो कई बार रिपीट हुआ है। तो इसमें कहा है कि प्लासी के युद्ध से मध्यकाल का अंत हो गया और नए युद्ध की शुरुआत, नए युग की शुरुआत होती है, जिसे हम आधुनिक भारत के नाम से या आधुनिक युग के नाम से जानते हैं। अब नया व्यक्ति बना जिसका नाम आता है मीर जाफर। मीर जाफर नवाब बना और इस मीर जाफर ने अंग्रेजों को क्या दिया? 24 परगनों की जागीर। 24 परगनों की जागीर। कई प्रिय विद्यार्थी पूछेंगे परगना क्या होता है? परगना का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां से राजस्व पूर्णतः किसे प्राप्त होता है, जिसका वो परगना होगा, जिसे वो क्षेत्र दे दिया गया। मान लीजिए मैं हूं और मेरे को मुगल बादशाह, या मान लीजिए मेरे को फिरोज खान सर ने अपना एक मकान मेरे को दे दिया, और जो मकान मेरे को दे दिया तो समझ लिए वो मेरी जागीर हो गई, परगना हो गई। और वहां पर मैंने कितने भी किराएदार रखे या वहां से जो भी मेरे को रेवेन्यू आया, वो सारा का सारा रेवेन्यू किसका रहेगा? मेरा रहेगा। तो ये होते हैं परगने। तो परगने किसको दे दिए गए? अंग्रेजों को। तो 24 परगनों की जागीर अंग्रेजों को प्राप्त हुई, को प्राप्त। दूसरी बात क्या रही? प्लासी के युद्ध से 50 लाख रुपए मिले। किसे मिले? सेना को 50 लाख रुपए सेना को प्राप्त। ब्रिटिश सेना थी, उसे कितने लाख रुपए मिलते हैं? 50 लाख रुपए। नेक्स्ट बात, 2,34,000 किन्हें मिले? क्लाइव को। क्लाइव को प्राप्त। तो ये मेन बेनिफिट रहे कि से प्लासी के युद्ध से अब ये मिल चुका है और नया नवाब बना। इस नवाब का नाम आता है मीर जाफर। क्या नाम है? मीर जाफर। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं,
मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 का जो व्यक्ति आता है जिसका नाम है मीर जाफर। देखो, पहली चीज अंग्रेज चाहते थे कि हम भारत में या बंगाल में एक कठपुतली नवाब बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? कठपुतली नवाब। अब सोचिए कि जब क्लाइव को नवाब बनाया गया तो क्लाइव से भी कहा होगा, भाई साहब गद्दी पर बैठे हो आप हो, लेकिन सारी चीजें, सब चीजों का संचालन कौन करेंगे? हम करेंगे। इस कारण इतिहास में क्लाइव के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है गधा। क्लाइव के लिए नहीं, मीर जाफर को, मीर जाफर के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो गधा। और इस गधे का मालिक कौन है? क्लाइव है, क्योंकि क्लाइव ने गद्दी पर बैठाया। तो इसलिए क्लाइव को कहा जाता है मीर, मतलब मीर जाफर को कहा जाता है क्लाइव का गधा। तो इसका पहला, इसे क्लाइव का गधा कहा जाता है, गधा कहा जाता है। दूसरी बात विशेष याद रखने वाली बात है कि क्लाइव का गधा किसे? मीर जाफर को। बात याद रही। 1760 का समय आया। 1760 में ये जो क्लाइव भाई साहब थे, ये क्लाइव भाई साहब क्या करते हैं? यहां से चले जाते हैं कहां पर? इंग्लैंड। कहां पर चले गए? इंग्लैंड। और ये जो गवर्नर था, इसकी जगह एक अस्थाई गवर्नर बनाया गया। कैसा स्थाई? अस्थाई। और इस अस्थाई गवर्नर का नाम है हॉलवेल। हॉलवेल वही व्यक्ति है, ध्यान दीजिए, जो कालकोठरी की घटना में बच गया था। हॉलवेल वही व्यक्ति है जो कालकोठरी की घटना में बच गया था 20 जून 1757 को। तो उसी समय इस हॉलवेल को क्या बनाया गया? अस्थाई गवर्नर। कहां का? बंगाल का। जैसे ही यह अस्थाई गवर्नर बनता है, इसे धन की जरूरत पड़ती है, और धन के लिए ये मांग करेगा किससे? मीर जाफर से। तो मीर जाफर से हॉलवेल ने किसकी मांग की? हॉलवेल ने मीर जाफर से धन की मांग की। तो मीर जाफर से धन की मांग करता है हॉलवेल। अब देखो साहब, हॉलवेल तो वैसे, मतलब मीर जाफर तो वैसे ही वो है, कुछ है ही नहीं है। बोले क्या? 24 परगनों से जो मुझे राजस्व प्राप्त होता था, वो सारा का सारा राजस्व अब अंग्रेजों को प्राप्त हो रहा है मेरे भाई। बोले अभी अभी मैंने 50 लाख रुपए दिए हैं सेना को। 50 लाख। सोचिए, आज 50 लाख की इतनी वैल्यू यहां पर है, उस समय 50 लाख की कितनी वैल्यू होगी? तो मेरे पास कहां है पैसा? और उसके बावजूद आपके जो क्लाइव भाई साहब गए हैं, जो गया है, उसको भी मैंने 2 लाख रुपए दिए थे। तो मैं, पैसा तो मेरे पास है ही नहीं है। हॉलवेल बोलता है, देखिए आपको हमने नवाब बनाया है, पैसा तो हमें चाहिए। आप किसी भी तरीके से लाके हमें पैसा दीजिए, पैसा तो हमें चाहिए। कंडीशन बड़ी विचित्र है मीर जाफर के सामने। नेक्स्ट, मीर जाफर ने कहा कि ठीक है, कुछ जुगाड़ करते हैं, क्योंकि भारतीय लोग हैं, जुगाड़ करने में बड़ा फेमस है। बोलो जुगाड़ तो काम आता ही आता है। मीर जाफर ने अपने दामाद से बात की, जिसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम से कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ पैसों की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मेरे जो नीचे जो अधिकारी काम करते हैं, मेरे जो दरबार में जो व्यक्ति बैठते हैं, मेरी जो सेना के कुछ लोग हैं, इन लोगों को मुझे वेतन देना है और हॉलवेल को कुछ पैसा देना है। मुझे इनको वेतन देना है और हॉलवेल को कुछ पैसा देना है, तो आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। ससुर जी ने मांग की है, आपको पता ही है। अगर ससुर जी की मांग पूरी ना की गई तो मैडम खा जाएगी। किसको? मीर कासिम को। मीर कासिम ने की, ससुर जी के बात की टेंशन ले, वो जितना चाहो उतने ले जाओ। तो मीर कासिम ने धन दिया किसे? हॉलवेल को, यानी मीर जाफर को। मीर जाफर ने कुछ पैसा तो अपने
जो कर्मचारी थे उनमें दे दिया और कुछ पैसा हॉलवेल को दे दिया। इस बात को हॉलवेल बड़े गौर से देख रहा था। उसने देखा यार हमने बंगाल की गद्दी पर किस भूखे नंगे आदमी को बिठा दिया मेरे भाई, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो भिखमंगा हो गया है। अच्छा भिखमंगा बनाने वाले भी यही है, लेकिन कुछ है नहीं है, तो अब क्या करें? अरे इससे बढ़िया तो इसका जो दामाद है, इसका नाम है मीर कासिम, वो ज्यादा पैसे वाला है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस दामाद को गद्दी पर बिठाया जाए और ससुर जी को गद्दी से उतारा जाए। बात समझ में आई। और इसी समय हॉलवेल जो अस्थायी गवर्नर बना हुआ था, इस हॉलवेल की जगह एक और नया व्यक्ति आया जिसका नाम है वेंसी टाट। वेंसी टाट, वेंसी टाट स्थायी गवर्नर बनकर भारत आया इंग्लैंड से। स्थायी गवर्नर बनकर भारत आया इंग्लैंड से। हॉलवेल ने वेंसी टाट को सारी की सारी सूचना दे दी कि जो हमने बंगाल की गद्दी पर कठपुतली नवाब बैठा रखा है, उसके पास तो पैसा ही कौन है, कुछ भी कौन है उसके पास। बोले क्या करना चाहिए कि आप मीर कासिम को बुलाइए और मीर कासिम से समझौता कीजिए। वेंसी टाट ने मीर कासिम को बुलाया और मीर कासिम से कहा ऐसा हो कि हम आपको नवाब बना दे, कैसा रहेगा? मीर कासिम बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि अहो भाग्य मेरे कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझे नवाब बनाना चाहते हैं। अहो भाग्य मेरे कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझे नवाब बनाना चाहते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। वेंसी टाट बोलते हैं बात ठीक है। बोले हमें क्या देगा वे, हमें क्या देगा? मीर कासिम ने कहा क्योंकि भाई अंग्रेजों को नवाब बन रहा है, तो बोले कि क्या चाहिए? ऐसा करते हैं, हमारे 24 परगने तो इन्होंने पहले ही ले रखे हैं, हमारे बंगाल में 3 क्षेत्र बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं जहां से बहुत ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है, वर्धमान, मिदनापुर, चिटगांव। तीनों के तीनों क्षेत्र में आपको दे देता हूं। बोलो चलो ठीक है, आपने अभी दे दिए, और क्या दोगे? अच्छा और क्या चाहिए? अब वेंसी टाट साहब को बोला कि ठीक है, आप वर्धमान, चिटगांव और ये क्षेत्र हमें दे दोगे, उसके अलावा भी हमें क्या चाहिए? तो बोले कि चलो ठीक है यार, ये क्षेत्र तो कंपनी को दिया आपने, तो मुझे क्या दिया वेंसी टाट को? वेंसी टाट को बोला कि आपको मैं 50,000 पाउंड देता हूं, इंग्लैंड की मुद्रा। बोले कि यार वेंसी टाट खुश हो गया, 50,000 रुपए आ रहे हैं भाई के पास, हो आज तो पार्टी शार्टी होगी शानदार वाली। वेंसी टाट खुश हुआ। पीछे पीछे हॉलवेल खड़ा था, मुंह खटी काटी क्यों भाई, आओ, मेरा नाम किधर है, मेरे को क्या दोगे? तो मीर कासिम ने कहा कि आपको भी मैं 20,000 पाउंड देता हूं। दोनों की जबान बंद, मजा आ गया, इधर 50,000 पाउंड आ गए, इधर 20,000 पाउंड आ गए। फिर भी वेंसी टाट ने और पूछा कि और क्या दोगे? मीर कासिम का फिर दिमाग खराब, साले क्या मांग रहे? अच्छा चलो ठीक है, हमारे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम, असम में एक क्षेत्र है सिलहट, और उस सिलहट में क्या होता है, उस क्षेत्र का चूना व्यापार बड़ा प्रसिद्ध है। उस चूना व्यापार में जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी लाभांश होगा, उसका 50% यानी उसका 50% भी मैं कंपनी को दूंगा। बोले कि अब बहुत है, इतना दे दिया, आज से तू नवाब। बोले कि फिर मेरे ससुर जी का कहीं करेंगे भाई साहब, वो किधर जाएंगे? टेंशन मत लो, आपके ससुर जी को अपन पेंशन देंगे। क्या देंगे? पेंशन देंगे। बोले कितने की दोगे? कुछ ना यार, आदमी कुछ करता तो है ही नहीं है, पैसे ऐसे भी देता नहीं है, 15,000 रुपए दे देंगे उनको वार्षिक। तो ये समझौता किसके साथ किया वेंसी टाट ने? ये समझौता किया वेंसी टाट ने मीर कासिम के साथ, और इसके बाद जो नया नवाब बनता है उसका नाम है मीर कासिम। तो जो बातें मैंने आपको बोली थी वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। वेंसी टाट नया गवर्नर बनकर भारत आया। इसने
इसने मीर कासिम के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता किया? मीर कासिम के साथ इसके द्वारा क्या किया गया? समझौता किया गया। पहली शर्त समझौते की शर्तें पहली क्या थी? वर्धमान, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्य असत्य में पूछ लिया जाता है। वर्धमान चिटगांव व मिदनापुर, ये सब बंगाल के क्षेत्र हैं। मिदनापुर का क्षेत्र किसे? अंग्रेजों को प्राप्त। ये क्षेत्र किसको दिए जाएंगे? अंग्रेजों को। दूसरी शर्त क्या है? वेंसीटार्ट को कितने? 50,000 पाउंड या पाउंड दिए जाएंगे। अच्छा, तीसरी शर्त, हॉलवेल को कितने? 20,000 पाउंड। ये सब किसे मिलेंगे? हॉलवेल को। आगे मैं यही लिखता हूं, चौथी शर्त क्या रखी? असम के सिलहट के चूना व्यापार का 50% लाभांश अंग्रेजों को प्राप्त होगा। किसे? अंग्रेजों को प्राप्त। और पांचवी शर्त, मीर जाफर को 15,000 की पेंशन। मीर जाफर को कितने रुपए की पेंशन दे दी गई? 15,000 की पेंशन। तो ये शर्तें किसकी थी? इस संधि के तहत, संधि या समझौता था जो वेंसीटार्ट ने किया, किसके साथ? मीर कासिम के साथ। नया नवाब कौन गद्दी पर बैठेगा? मीर कासिम। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं मिटा रहा हूं बोर्ड पे। चलो मैं मिटा देता हूं सारे को, एक बार बोर्ड क्लियर कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी। सारी पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको ये ऐसे के ऐसे ही मैटर मिलेगा। जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं वो ऐसे कैसे ही मैटर आपको प्राप्त होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सब मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं। तो उसमें भी मैं ऐसे कैसे ही रखूंगा जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट, नवाब कौन बना? मीर कासिम। समय 1760 से लेकर 63। बंगाल का नया नवाब बनता है जिसका नाम है मीर कासिम। अब विशेष रूप से बात याद क्या रखनी है मीर कासिम की? मीर कासिम जानता था कि अंग्रेज मुझे सही तरीके से जीने नहीं देंगे, अंग्रेज मुझे सही तरीके से जीने नहीं देंगे, इसलिए इसने कुछ परिवर्तन किए। क्या किए? परिवर्तन। तो मीर कासिम के द्वारा जो परिवर्तन किए गए वो क्या थे? परिवर्तन, पहला परिवर्तन इस भाई साहब ने ये किया, ये है हमारा बंगाल, यानी इस क्षेत्र में है मीर कासिम। मीर कासिम ने क्या किया? मुर्शिदाबाद, यानी ये मुर्शिदाबाद बंगाल
और मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी ट्रांसफर कर देता है उठाकर बिहार, और बिहार में भी लेकर आता है मुंगेर। कहां पर लेकर आ गया? मुंगेर। रीजन था, क्या रीजन था? क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इस क्षेत्र पर शासन करूंगा तो अंग्रेजों के भी तो किला यहीं पर है, फोर्ट विलियम तृतीय, ये मुझे शासन नहीं करने देंगे, इसलिए मैं अपनी राजधानी दूर लेकर जाता हूं। तो ये कहां लेकर चला गया? मुंगेर। तो पहला परिवर्तन मुर्शिदाबाद वाद से राजधानी कहां लेकर गया? मुंगेर ले गया। मुंगेर बिहार, मुंगेर ले गया। अंग्रेजों को इस बात का पता पड़ा कि यार ये क्या है मीर कासिम साहब, अंग्रेजों ने बोला जा ले जाना, तो अपना क्या दिक्कत आ रही है, ले जा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम ना आ रही है, तेरे बेटे जा उठे जा, तू कोई दिक्कत होने, ठीक है, अंग्रेजों को दिक्कत नहीं। दूसरी बात मीर कासिम ने सोची कि हमारी जो भारतीय सेना है ना वो लड़ना नहीं जानती है, जोश में आ जाती है, बोले क्या, अरे ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज आजा तू, कुछ भी कर देंगे, मर्डर कर देंगे, और बढ़िया वो तलवार ले ली, कुछ भी ले ली, और भाले ले लिए, उससे पड़ जाते हैं, और उधर यूरोपीय सैनिक एक बंदूक, इसमें खत्म। यानी जोश जोश में रहते हैं। तो मुझे अगर अंग्रेजों से सामना होगा तो मैं इन सैनिकों को लेके जाऊंगा, ये तो ऐसे ही मर जाएंगे, और फिर अंग्रेजों मेरे को गाड्डा कूटेगा, वो लगाएंगे घड़ी डिटर्जेंट साबुन, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, दिमाग खराब हो जाएगा। बोले ऐसा करते हैं, मैं अपने सैनिकों को यूरोपीय प्रशिक्षण देता हूं, प्रशिक्षण देता हूं, क्योंकि वो भी यूरोपीय सैनिक हैं, तो ऐसा करता हूं, मैं उनको वैसा ही सिखाता हूं, ताकि उनको जोश में आकर होश खोने की चीज तो नहीं आए उनमें, और वो यूरोपीय तरीकों से लड़ना सीखे, बंदूकों का प्रयोग करें, ठीक है। दूसरा परिवर्तन इस भाई साहब ने क्या किया, सेना को यूरोपीय प्रशिक्षण, यूरोपीय क्या दिया? प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण के लिए नोट डाल के मैं एक बात लिख रहा हूं, एक व्यक्ति को नियुक्त किया, इस व्यक्ति का नाम है जर्मनी का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नियुक्त किसे किया? समरू को। किसे किया? समरू, और समरू रहने वाला था जर्मनी का। कहां का रहने वाला था? जर्मनी का। इन भाई साहब को बुलाया और कहा कि भाई साहब आप मेरी सेना को यूरोपीय प्रशिक्षण प्रदान कीजिए। अंग्रेजों को इस बात का पता पड़ा कि यार करने दो यार, कोई दिक्कत ना है, दे ले, कितना प्रशिक्षण देगा। दूसरी बात इसके सामने फिर समस्या आई मीर कासिम के सामने कि यार अपने तो जो होते हैं वो कभी भाले से लड़ते हैं, गंडासी से लड़ते हैं, तीर कमान से लड़ते हैं, उनके पास तो बंदूकें हैं, और बंदूकें ही बड़ी तोड़ेदार हैं, ऐसे खींचा और धड़ देनी से राइफल की तरह फड़ा, जिसमें राम नाम सत्य है। ऐसा करता हूं, मैं भी अपने सैनिकों को बंदूकें देता हूं, लेकिन मैं अंग्रेजों से तो ले नहीं सकता बंदूकें, तो ऐसा करता हूं बंदूक बनाने का मैं कारखाना खोलता हूं। तो तीसरा परिवर्तन इसने क्या कर दिया? तोड़ेदार बंदूकें। कैसी बंदूकें? तोड़ेदार बंदूकों का कारखाना खोला। यहां पर बंदूकें बनाई जाएंगी जो मेरे सैनिकों को प्राप्त होंगी। अंग्रेजों को इस बात का भी पता पड़ा कि यार मीर कासिम बंदूकें बनवा रहा है, बोले कि ठीक है बनवा लेने दो, हमारे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अभी मीर कासिम से पैसा दिया है, चुपचाप बैठे रहेंगे वो लोग। लेकिन चौथा बार इस भाई ने बहुत गलत कर दिया। चौथा परिवर्तन इसने ऐसा कर दिया कि अंग्रेजों की जो नब्ज थी ना उसके ऊपर पांव रख दिया, छाती पे पांव रख दिया। अरे जो दर्द वाली नस थी ना उसके ऊपर पांव रख दिया भाई ने, और यही पांव इसको भारी पड़ गया। भाई बोले क्या था? आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि 1717 में फर्रुख शेर के द्वारा एक शाही फरमान जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्रों में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी।
इस कर मुक्त अनुमति को क्या किया मीर कासिम ने, बोला कि यार मेरे को कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि ये कौन है, मीर कासिम, ये अंग्रेज हैं या ये कोई व्यापारी है, ठीक है, ये बंगाल वाला क्षेत्र है और यहां पर क्या करता है, ये व्यापार करता है और इस व्यापार से क्या होता है, मान लीजिए इसने 100 रुपए का व्यापार या 100 रुपए का टैक्स दिया, कितने रुपए का टैक्स दिया, 100 रुपए का। ये भारतीय व्यापारी है, भारतीय, इधर अंग्रेज भी हैं, इस बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेज, और ये रहा नवाब। नवाब अगर ये व्यापार करेंगे बंगाल में तो इन्हें तो कुछ देना ही नहीं है, क्योंकि इनके पास क्या है, दस्तक, शाही फरमान है, फ्री ट्रेड पास है, फ्री ट्रेड पास, ये बिल्कुल फ्री में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, तो इन्हें तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर भारतीय व्यापारी यहां पर व्यापार करेगा तो उसे चुंगी देनी पड़ेगी, और वो चुंगी के रूप में 100 रुपए किसे प्राप्त होंगे, नवाब को। जैसे ही 100 रुपए नवाब को प्राप्त होंगे तो नवाब का क्या चलता रहेगा, राजस्व चलता रहेगा। इन अंग्रेजों ने सालों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि बोले कि यार तू क्या करता है, कि यार मैं 100 रुपए देता हूं नवाब को। अच्छा तू 100 रुपए देता है नवाब को, ऐसा करके नवाब को पैसे देने की जरूरत नहीं है, तू ऐसा करके, क्यों कि तुझे व्यापार करना है ना, तू ऐसा करके मेरा दस्तक ले ले, मेरा दस्तक ले ले, और मेरे दस्तक के बदले में तू मुझे मात्र 50 रुपए दे। कितने रुपए दे दे, 50 रुपए। बोले कि अच्छी बात है यार, मैं 50 रुपए। अब सोचो कि ये व्यक्ति इससे दस्तक लेगा तो इसको जो 100 रुपए दे रहा था नवाब को, वो काय के प्राप्त होंगे, क्योंकि ये व्यापार करने जाएगा, बोलेगा मेरे पास क्या है, कि मेरे पास तो पास है, कुछ है ही नहीं। तो नवाब को क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिला। तो इस कारण नवाब ने कहा कि यार जब मेरे को आमदनी हो ही नहीं रही है, अंग्रेज खुद बेच देते हैं, तो मैं क्या करता हूं, इस चुंगी को ही हटा देता हूं। और इसने चौथा परिवर्तन क्या कर दिया, बात समझ में आ गई ये बात, दोबारा समझा देंगे अगर समझ में नहीं आई हो तो। इसने क्या किया, बंगाल से चुंगी हटा दी, बंगाल के भारतीय व्यापारियों को चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति, चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति। अब भाई साहब ये जो चौथा पॉइंट इस भाई ने किया, ये इसके लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि यहां पर बंगाल के नवाब को कुछ मिल ही नहीं रहा था, अंग्रेजों को तो फ्री ट्रेड पास मिला हुआ था। इसने अंग्रेजों ने कहा, बे हमने गद्दी पर बिठाया है और तू हमारे ही परिवर्तन कर रहा है, देख लेंगे तुझे, आजा तू मैदान में। और अंग्रेजों ने हमला कर दिया, किसके ऊपर, मीर कासिम के ऊपर। मीर कासिम यहां से डर के भाग गया, डर के भाग के अवध गया और अवध के नवाब को कहा कि भाई साहब मेरी मदद करो। अवध के नवाब ने भी कहा कि चल मैं तो तेरी मदद करता हूं। सबसे बड़े एक व्यक्ति को उठा के लाते हैं, मुगल बादशाह को। उन्होंने मुगल बादशाह को भी अपनी ओर मिला लिया और मुगल बादशाह को मिलाकर एक गठबंधन बना लिया। अब यहां पर मीर कासिम के बाद नवाब का पद खाली हो गया। मीर जाफर को बुलाया गया, बोले कटे क्या कर रहे हो, परेशान हो यार, पैसे वैसे ऐसे नहीं है, 15,000 रुपए में कौन सा खर्चा चलता है, नवाब बनेगा? हो बिल्कुल नवाब बनूंगा, बनाओ साहब, आप जो चाहो वो ले लेना, मेरे को तो नवाब की गद्दी दे दो कि तेरे को दोबारा नवाब बनाया जाता है। तो एक बात विशेष रूप से याद रखना, जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब आएगा मीर जाफर, जिसे पुनः नवाब बनाया गया। कई व्यक्तियों को पता नहीं रहता, वो मीर कासिम को ही आंसर देते हैं। अब कैसे बक्सर का युद्ध होगा, क्या चीजें होंगी, ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर।